नमस्कार। मुकेश गालव, महामंत्री, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, पश्चिम मध्य रेलवे। साथियों, जैसा आपको विदित है कि भारतीय रेलवे का केंद्र सरकार रेल मंत्रालय लगातार निजीकरण में ले जाने की बातचीत कर रही है और रेलवे में निजीकरण का प्रभाव क्या होगा, क्या नहीं होगा और किस तरह से ये उद्योग, एक सबसे बड़ा उद्योग है देश का, वो किस प्रकार से रन करेगा, उसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे में लगभग 68,000 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक बिछा हुआ है, जिसमें लगभग 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है और शेष इलेक्ट्रिफिकेशन भी अभी बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है, जो आने वाले वर्ष 2023-24 तक संपूर्ण इलेक्ट्रीफाइड होने का काम हो जाएगा। साथियों, रेलवे उद्योग में प्रतिदिन हम लगभग 24,000 रेलगाड़ियों का संचालन करते हैं और जिसमें 14,000 मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन हैं और लगभग 10,000 के करीब मालगाड़ियों का संचालन होता है। कुल मिला के 24,000 गाड़ियां प्रतिदिन हम चलाते हैं और लगभग 2 करोड़ यात्रियों को रोजाना हम यात्रा करा रहे हैं। बहुत ही सुरक्षित, संरक्षित और आरामदायक यात्रा कराने का काम भारतीय रेलवे कर रही है। भारतीय रेलवे में 7,321 रेलवे स्टेशन है, लगभग 12,500 लोकोमोटिव है, जिसको हम इंजन बोलते हैं, रेल के इंजन बोलते हैं, और 75,000 के करीब यात्री गाड़ी के कोच हैं, 2,90,000 के करीब मालगाड़ी के वैगन हैं और ये हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो विश्व के अंदर एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही छाता के नीचे, एक ही एम्प्लॉयर के पास लगभग 13.5 लाख का हमारा स्वीकृत कैडर है और 12.5 लाख कर्मचारी अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, बाकी वैकेंसी चल रही हैं। ये हमारे भारतीय रेलवे का एक राष्ट्रीय स्तर पर एक परिदृश्य है। इसके अलावा भारतीय रेलवे में प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उत्पादन इकाइयां जिसको हम बोलते हैं, जिसमें रेल के इंजन बनते हैं, वैगन बनते हैं, रेल के कोचेज बनते हैं और व्हील बनते हैं और इनका तमाम उसका मेंटेनेंस होने का काम होता है। तो एक ये भारतीय रेलवे का एक राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारे पास एक ऐतिहासिक परिदृश्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे लगभग आप ये मान के चलिए कि देश का सबसे, इस देश की लाइफ लाइन कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है। भारतीय रेलवे में जितने सस्ती यात्रा और जितना सस्ता माल लदान होता है, उतना सस्ता विश्व में कहीं भी किसी भी रेलवे में नहीं है और कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। इस प्रकार से हम ये सेवाएं देने का काम करते हैं। भारतीय रेलवे कंसेशन के रूप में वरिष्ठ लगभग 100 प्रकार के कंसेशन हम भारतीय रेलवे की तरफ से प्रोवाइड करते हैं केंद्र सरकार के आह्वान पर, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों का है, दिव्यांगों का है, एक्स सर्विसमैन का है, अर्जुन अवार्डी हैं, परमवीर चक्र अवार्डी हैं, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का 50% कंसेशन है, कैंसर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, और इसी के साथ साथ देखा जाए तो तीर्थ यात्रा स्पेशल हम लोग चलाते हैं, एमपी एमएलए का कंसेशन है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो कंसेशन है, पत्रकारों का कंसेशन है। इस तरह के 100 प्रकार के कंसेशन लगभग भारतीय रेलवे जो है देने का काम करती है हमारे इस समाज को। और इसका यदि वार्षिक लेखा जोखा देखा जाए तो लगभग 40,000 करोड़ रुपया
इस सामाजिक भार में, इस सामाजिक को कंसेशंस को पूर्ति करने में 40,000 करोड़ रुपया का करीब खर्चा आता है साल का। और ये इसमें एक भी पैसा केंद्र सरकार रिएम्बर्समेंट कराने का काम नहीं करती है। 100% भारतीय रेलवे को ही वहन करने का काम होता है। ऐसी भारतीय रेलवे को भारत सरकार जो वादा किया था, जो चुनावी मैनिफेस्टो था कि हम इस देश को बिकने नहीं देंगे, इस देश के किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को हम बेचेंगे नहीं, किसी भी कीमत में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, निजीकरण नहीं होगा, लगातार माननीय प्रधानमंत्री से लेके माननीय रेल मंत्री से लेके पूरी सरकार का ये कमिटमेंट है। संसद में कमिटमेंट है, संसद के अंदर कमिटमेंट है, संसद के बाहर कमिटमेंट है। लेकिन उन तमाम कमिटमेंटों को धत्ता बताते हुए अभी लगातार भारतीय रेलवे को निजीकरण के उसमें ले जाने का लगातार कदम इतनी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं कि अभी बहुत ही कम समय में आप देखिए कि 109 रूट पे 150 ट्रेनें, जो बहुत ही बिजी रूट है, जहां सबसे ज्यादा कमाई वाले रूट हैं, जहां सबसे ज्यादा यात्री ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, ऐसे चयनित 109 रूटों पे 150 ट्रेनें चलेंगी। और वो 150 की 150 ट्रेनें प्राइवेट लोग चलाने का काम करेंगे, उसको निजीकरण, निजी हाथों में देने का काम होगा। अब ये प्राइवेट ट्रेनों को हम निजी हाथों में देंगे तो इसका भारतीय रेलवे पर, हमारे देश पर, हमारे देश की जनता पे क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत ही सोचने का सवाल है, सोचनीय प्रश्न है। इसको यदि हम विस्तार से एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निजी ट्रेनों को निजी हाथों में देने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनी है, वो निजी ऑपरेटर, जब प्राइवेट ठेकेदार चलाएगा इन ट्रेनों को, उसमें किसी भी तरह का कंसेशन नहीं मिलेगा। यानी सबसे पहले हमारे तमाम जनता के जो जनता जनार्दन के जुड़े हुए 100 प्रकार के कंसेशन है, वो उन गाड़ियों में बिल्कुल समाप्त कर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई कंसेशन उसके अंदर मिलेगा नहीं, यानी कोई कंसेशन रियायती दर पर वो यात्रा नहीं कराएगा। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, वो आज रेल का जो कर्मचारी है, हर साल रेलवे उद्योग में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। और इस प्रकार का रोजगार मिलता है जो स्थायी वाला रोजगार है, जिसमें डिसेंट वर्क का एक रोजगार मिलता है। जहां ग्रुप डी का भी अगर प्रारंभिक सबसे नीचे की स्केल में कोई कर्मचारी भर्ती होता है, तो आते ही उसको प्रथम माह में कम से कम 25,000 रुपया महीना तनख्वाह प्रारंभ होती है उसकी, वहां से स्टार्टिंग है। और निजी ऑपरेटर जब इस ट्रेन को चलाएगा और वो कर्मचारी भर्ती करेगा, तो उसको मात्र 5,000 रुपया, जो न्यूनतम वेतन है उस स्टेट का, जिस स्टेट में गाड़ी चलेगी, या केंद्र का जो भी है, वो 5,000 रुपये में उस कर्मचारी को नौकरी पे रखने का काम होगा। आप जानते हैं आज के समय में 5,000 में क्या गुजारा होगा। केवल और केवल वो निजी ऑपरेटर उस कर्मचारी का 5,000 रुपये महीने में नौकरी देकर के सारे काम कराएगा, 12 घंटे नौकरी कराएगा, और उसका शारीरिक शोषण होगा, सामाजिक शोषण होगा और आर्थिक शोषण होगा। और इस प्रकार से हमारे जितने नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, जितने हमारे विद्यार्थी हैं, जिनको एक डिसेंट वर्क रोजगार के रूप में भारतीय रेलवे प्रोवाइड करती थी, उन सबसे वंचित होना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा उनके हित प्रभावित होंगे, जनता के हित प्रभावित होंगे। इस निजीकरण से मैं ये नहीं कह रहा कि रेल का कर्मचारी प्रभावित नहीं होगा, लेकिन रेल का कर्मचारी कुछ दूरी, कुछ लंबे अवधि के लिए जाकर के उसके बाद उसके हित प्रभावित होंगे। लेकिन जिस दिन ये ट्रेन चलेगी, जिस दिन ये निजीकरण का प्रारंभिकरण होगा, उसी दिन से, उसी तारीख से, उसी क्षण से हमारी जनता, हमारे तमाम विद्यार्थी, नौजवान लोग, और यही नहीं, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथी विद्यार्थी, जिनको नौजवान, जिनको कहीं भी परीक्षा के लिए, निशुल्क यात्रा के लिए एग्जाम देने, प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के लिए जो है निशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है, ये निजी ट्रेनों में उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही। वो उनका इसमें जो है अहित होने वाला है, उनका किसी प्रकार का इसमें जो उनके हित प्रभावित होने वाले हैं। साथियों, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो आप ये देखिए
कि जब ये निजी प्राइवेट ट्रेन देने की बात आई, हम लोगों ने विरोध किया। उन्होंने भी प्रश्न पूछने का काम किया कि क्या निजी ठेकेदारों को जब ये गाड़ियां मिलेंगी तो क्या उनको किराया निर्धारित करने की छूट मिलेगी? और उस पर रेलवे ने स्पष्टीकरण देने का काम किया सरकार की तरफ से कि यस, उस पर उनको पूरी छूट रहेगी किराया निर्धारण करने की। वो कोई भी किराया उसका निर्धारित कर सकते हैं, उसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। और इसका जो पार्लियामेंट के अंदर इसका प्रस्ताव भी पास कर लिया जाएगा और उनको खुली छूट दे दी जाएगी इस विषय में कि वो कोई भी किराया किसी भी रूप में फिक्स करें, निर्धारित करें, कोई अधिकतम सीमा उसकी तय नहीं होगी। यानी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है किराया तय करने के लिए। अभी हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर, प्रयोग के तौर पर 2 गाड़ियां चलाई थी आईआरसीटीसी प्राइवेट, दिल्ली से लेकर लखनऊ तेजस एक्सप्रेस। आप ये देखिए, सेम ट्रेन जो 5 मिनट पहले हमारी गाड़ी चलती है शताब्दी, जो बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेन है, भारतीय रेलवे की शान है, 100% एसी ट्रेन है, 625 रुपया किराया उसका दिल्ली से लेकर के और आपका लखनऊ तक चेयर कार का। वही किराया उस तेजस ट्रेन के अंदर 3 गुना। और फिर जब त्योहार आया तो वही किराया 610 का 2200-2300 तक पहुंच गया, 2500 तक पहुंच गया, 3000 तक पहुंच गया। तो इससे आम जनता के हित प्रभावित होंगे। वो इतनी कॉस्टली यात्रा हो जाएगी, इतनी ज्यादा आर्थिक बोझ आप लोगों पे, यात्रियों पे पड़ेगा कि वो साधारण तबके का आदमी ऐसे निजीकरण ट्रेनों में, निजी ट्रेनों में यात्रा करने से वंचित हो जाएगा। और यही नहीं, पूछने का काम हुआ है, ये जब गाड़ी चलेगी निजी तो उसके 1 घंटा बाद तक और 1 घंटा पहले तक कोई ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी उस रूट पे। आप ये देखिए, हम संचालन देखते हैं, हमारा जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है वो एक एक मिनट की जो हमारी गाड़ी की दक्षता है, उसकी जो पंचुअलिटी है ट्रेन की, एक एक मिनट की पंचुअलिटी आज भी मॉनिटरिंग की जाती है। और हम ट्रैफिक फैसिलिटीज में करोड़ों रुपया खर्च करके हम 5-5 मिनट बचा करके उस पर 5 मिनट के दरमियान गाड़ियों को एक के बाद एक संचालित करने का काम करते हैं। 1 घंटा यदि कोई दूसरी ट्रेन उस पर यात्री गाड़ी नहीं चलेगी तो आप बताइए कि कितना नुकसान भारतीय रेलवे को होने वाला है, कितना नुकसान भारतीय रेलवे को होने वाला है। हम 15 मिनट 10 मिनट डिटेंशन नहीं कर सकते ट्रेन को, उसमें तो बहुत बड़ा बखाड़ा हो जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं कर्मचारी, अधिकारियों से एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता है। और यहाँ 1 घंटे के बाद तक कोई गाड़ी नहीं चलेगी, करोड़ों रुपए का हमारा राजस्व का जो नुकसान होगा जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ये सीधा सीधा हमारी सरकार द्वारा जो निजी ऑपरेटर्स हैं, जो निजी उद्योगपति हैं, ये उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का एक तरीका निकालने का काम किया है, ताकि जो आज भारतीय रेलवे लाभ में चल रही है वो किसी भी तरीके से वो लाभ जो है उनका निकल करके और निजी उद्योगपतियों की जेब में कैसे जाए, ये उसके एक रास्ता निकालने का काम हो रहा है। साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा इन तमाम उसको लेकर के कि ये किसी भी तरह का निजीकरण ये हमारे हित में नहीं है, हमारे देश की जनता के हित में नहीं है। और इसके साथ साथ मैं जो रेलवे की उत्पादन इकाइयां हैं उन पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज 12,500 भारतीय इंजन है हमारे पास। हमने कुछ इंजन प्रयोग के तौर पर विदेश से आयात करने का काम किया है, अच्छी हॉर्स पावर के, और उसकी लागत आई लगभग 27 करोड़ के आसपास। एक इंजन की आयात करने की कीमत आई 27 करोड़ के आसपास, और उस इंजन को हमने चलाया। उसी क्षमता के इंजन्स को हमने भारत के अंदर हमारी उत्पादन इकाइयों में जहां रेल के इंजन बनते हैं वहां पर बनाने का काम किया। रेल के कर्मचारी ने अपने हाथ से उस इंजन को बनाया और वो इंजन लगभग 10 करोड़ के आसपास लागत आई, और 10 करोड़ के उसमें हमने एक इंजन उसी क्षमता का बना करके दौड़ा दिया। आप देखिए कितना अंतर है, कहां 10 करोड़ और कहां 27 करोड़। इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद आज उन उत्पादन इकाइयों को
हम निजी हाथों में सौंपने का काम कर रहे हैं, उसका निगम बना करके, उसका कॉरपोरेशन बना करके और उसको निजी हाथों में देने का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, आज जो हमारे यात्री कोचेज हैं, जो अभी एलएचबी कोचेज हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी के कोचेज हैं, ये जो 100% रेक रिप्लेस होने हैं उससे भविष्य के अंदर। अभी काफी हो गए, राजधानी वगैरह सब में वही चल रहे हैं, शताब्दी में सब एलएचबी कोचेज चल रहे हैं, और वो 100% ट्रेनों में जो है एलएचबी कोचेज जो है रिप्लेस होने हैं। एक एलएचबी कोच को हमने आयात किया था जर्मन टेक्नोलॉजी का, 4 करोड़ रुपए लगे थे उसमें, 4 करोड़ रुपए का आता है एक कोच, एलएचबी कोचेज, यात्री कोच। उसी कोच को हमने हमारी उत्पादन इकाइयां, जो रेलवे की फैक्ट्री है, रेलवे की उद्योग है, उत्पादन इकाई है, जहां रेल का कर्मचारी उस कोच को बनाने का काम करता है, हमने वो कोच जो 4 करोड़ में लाए थे, उसको हमने पौन करोड़ से 1 करोड़ के बीच में बना करके दौड़ाने का काम कर दिया। 4 करोड़ का हमने 1 करोड़ से कम में और बना करके और आज दौड़ाने का काम कर दिया, और हजारों की तादाद में कोच आज हम निर्माण करके और सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। ऐसी उत्पादन इकाइयों को जो लाभ में चल रही हैं, इतने सस्ते में हम लोग बना रहे हैं, रेल का कर्मचारी अपने हाथों से बना रहा है, सरकारी कारखाने में बना रहा है, उन इकाइयों को, उन उत्पादन इकाइयों को पौने पौने दामों में डिसइन्वेस्टमेंट करने का काम, कॉरपोरेशन बना के आउटसोर्स करने का, निजी हाथों में देने का काम हम जो कर रहे हैं। क्या होगा उससे? क्या होगा? कोई भी ठेकेदार भारतीय रेलवे के अंदर पैसा कमाने के लिए ही आएगा, कोई भी व्यापारी आएगा, उद्योगपति आएगा, ठेकेदार आएगा, वो उसका 2 पैसा उसको बचे इसी के लिए आएगा, सेवा करने के लिए तो आएगा नहीं। जेब से लगा करके भारतीय जनता की सेवा करने के लिए तो कोई साथी आगे बढ़ेगा नहीं, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। केवल और केवल लाभ कमाने की दृष्टि से आएगा। जो लाभ आज केंद्र सरकार की जेब में जा रहा है, केंद्र सरकार के राजस्व में जा रहा है, रेल के राजस्व में जा रहा है, वो आज इनकी जेबों में भरने का काम होगा। इससे क्या फायदा होने वाला भारतीय रेलवे का? कोई किसी तरह का नहीं है। यात्रा इतनी महंगी हो जाएगी, यात्रा इतनी महंगी हो जाएगी कि एक बार हमारी भारत की जनता रेलवे में यात्रा करने के लिए एक बार उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। जो इस देश की जीवन रेखा कहलाती है, लाइफ लाइन कहलाती है, गरीब का सबसे सस्ता, सुगम, सुरक्षित और संरक्षित यात्रा का साधन कहलाता है, वो यात्रा का साधन आगे जाके मुंगेरी लाल के सपनों के रूप में हमें देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति भारतीय रेलवे की आगे चल करके होने वाली है। मैं यही नहीं कहना चाहता। हमसे पूर्व आप ब्रिटेन रेलवे का उदाहरण ले लीजिए, ब्रिटिश रेलवे का उदाहरण ले लीजिए। आज से कई सालों पहले वहां सरकार के पास सरकारी रेलवे थी, बिना किसी आधार पर उन्होंने एकदम फैसला ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और उसको प्राइवेटाइज कर दिया। प्राइवेटाइजेशन चला वहां, टोटल प्राइवेटाइजेशन फेल्योर रहा वहां, और वहां के स्वयं प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जब प्राइवेट रेलवे के एक स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए गए तो उन्होंने उद्घाटन फीता काट करके अपना बयान दिया, उद्बोधन दिया। उस उद्बोधन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जो पूरे विश्व के अंदर वो खबर बनी, न्यूज, प्रिंट मीडिया और तमाम उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर वो खबर बनी। क्या खबर बनी? कि यदि जीते जी मरने के बाद तो स्वर्ग नरक के सबको अपने आप दर्शन हो जाते हैं, लेकिन जीते जी यदि किसी को नरक देखना हो तो उसको मरने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल ब्रिटिश रेलवे में बैठ जाए तो उसको जीते जी नरक के दर्शन हो जाएंगे। ये शब्द थे ब्रिटेन के माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो पूरे विश्व के अंदर वायरल हुए हैं, ये पूरे विश्व के पटल पर छपे हैं ये हर दृष्टि से। और धीरे धीरे, यही नहीं, जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ रेलों का, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, न्यूजीलैंड देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, और कहीं भी अर्जेंटीना देख लीजिए, इतनी दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, हजारों लोग दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, रेलों की दुर्घटनाओं में। वहां की स्थिति इतनी डिक्रीज हो गई है कि आप पूछे मई। जो एक गुणवत्ता थी यात्रा की,
वो बिल्कुल इतनी नीचे के स्तर पर आ गई है कि अकल्पनीय हो गई है। ऐसी परिस्थिति में हम उन देशों से भी सबक नहीं ले रही हमारी सरकार। जो हमारे अनुभव हैं, जो पूरे विश्व के पटल पर जो अनुभव है निजीकरण के, रेलों के निजीकरण के, इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजीकरण के, उनसे भी हम सबक लेने का काम नहीं कर रहे हैं कि वो टोटल जिस जिस देश ने, विश्व के ने रेलों का निजीकरण करने का काम किया, वहां पर दुर्घटनाओं का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। जहां 1000 आदमी मरते थे, लाखों आदमी मरने का काम हो रहा है। एक नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। जो एक उनकी क्वालिटी, सर्विस की जो क्वालिटी थी, जो एकदम डाउन होने का काम हुआ है, बहुत निचले स्तर तक उसमें गिरावट आने का जो है काम हुआ है। ये सब उससे भी हम सीख नहीं ले रहे हैं और एक तरीके से इसको चलाते हैं। सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के अंदर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि रेलवे को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है और रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होगा, मैं देश को कभी बिकने नहीं दूंगा। आज हालात ये हो गए कि हमारा डिफेंस 100% एफडीआई के नाम पे सेल आउट। कोल माइंस, जिसमें कभी जिंदगी में कभी कॉमर्शियल माइनिंग प्रारंभ नहीं हुई, इतिहास रहा है, 100% एफडीआई और कॉमर्शियल माइनिंग को प्रारंभ कर दिया। स्टील तमाम निजी हाथों में सौंपने का रास्ता साफ हो गया है। जितने पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम, सबको औने पौने दामों में, जो पिछले सरकार ने 70 सालों के अंदर पब्लिक सेक्टर जो राजकीय उपक्रम है, जो सरकारी सेवाएं हैं या सरकारी उद्योग स्थापित किए, नवरत्न स्थापित किए, ये किसकी उससे किए हैं? ये हमारी जनता का पैसा है जो टैक्स के रूप में वसूला जाता है। जनता जनार्दन का पैसा है। उस पैसे से ये उद्योग लगाए गए थे और उससे रोजगार क्रिएट हुआ था, रोजगार क्रिएट हुआ था। आज हम उल्टे चल रहे हैं, आज हम उल्टे चल रहे हैं, उनको निजीकरण पे ला रहे हैं और निजी हाथों में सौंप रहे हैं। बने बनाए एसेट्स को, जिन पे जनता का पैसा लगा हुआ है, जिन पे आपका कोई अधिकार नहीं है, ऐसे उपक्रमों को, ऐसे उद्योगों को औने पौने दामों में वापस हुई निजी हाथों में सौंपने का काम हो रहा है। इससे बड़ा और कोई रेलवे के साथ धोखाधड़ी हो नहीं सकती, चीटिंग हो नहीं सकती, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आज भारतीय रेलवे में इसी तरह का यदि हम आगे क्रम को देखते रहेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह वादा था और सपना था कि बहनों भाइयों, आप सबको हवाई जहाज में बैठने का अधिकार है या नहीं है? हवाई जहाज में बैठने का अधिकार है या नहीं है? सब लोग बोलते थे हाँ बैठने का अधिकार है, बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। सपना दिखाया था कि देश का एक गरीब आदमी, गांव का एक गरीब आदमी, वो भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए। बहुत अच्छी बात थी। इसीलिए तो हमने बहुमत देकर के और ऊपर बिठाने का काम किया है। देखा ही नहीं कि एक गरीब आदमी को अगर हवाई जहाज का सपना दिख रहा है, वो मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तो फिर इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? सबके अच्छे दिन आने वाले, अच्छी बात थी। बहुमत में दिखाया, पूरा बहुमत देकर के बिठाया, विपक्ष ही नहीं रहा, और उसके क्या लाभ मिले ये आप देख रहे हैं। उसका क्या हासिल हो रहा है कि वो हवाई जहाज की बात तो दूर रही, यहां तो ट्रेन हवाई जहाज का बाप बन गया। ट्रेन में यात्रा करना मुंगेरी लाल का सपना साबित होने उस पे आ रहा है, कगार पर आ रहा है। हवाई जहाज का तो सपना बहुत दूर की बात है उस गरीब के लिए, लेकिन उस गरीब को भारत की रेलगाड़ी में जो वो बड़े अधिकार के साथ कोई भी टिकट लेकर के बैठ जाता था और गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता था, आज उस गरीब को हवाई जहाज के सपने की बजाय भारत की रेलगाड़ी में यात्रा करने का सपना भी मुंगेरी लाल के सपने से कम नहीं होगा, कम नहीं हो पाएगा। ये आने वाला समय वो बताने का काम करेगा। इस रेलवे का निजीकरण अगर इस तरह से, इस रफ्तार में हो गया तो साथियों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस निजीकरण के सरकार के फैसले से एक उसमें भी फायदा होने का काम नहीं हो रहा, कहीं लाभ होने का काम नहीं हो रहा। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक के लिए बना है, आम जनता के लिए बना है, आम जनता के सहूलियत के लिए बना है, आम व्यापारियों के माल ढुलाई के लिए बना है।
आज माल ढुलाई में भी पर किलोमीटर इतनी लंबी दूरी और इतना मास बल्क में यदि कोई लदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने का काम होता है, भारतीय रेलवे के अलावा और कोई नहीं कर रहा है। हम तमाम प्रकार की उसको सुविधाएं दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत कम दर पर उसका जो माल लदान करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और क्या होगा इस निजीकरण से? तमाम जनता, विद्यार्थी, नौजवान, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, तमाम लोग इसके हित बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे। साथ के साथ हमारे बाजार के जो मझोले व्यापारी वो भी, उनके भी हित प्रभावित होने वाले हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां पर रेलवे स्टेशन के पास आसपास का मार्केट है, वो रेल के कर्मचारियों की तनख्वाह से मार्केट चलने का काम हो रहा है। उसका रोटेशन होता है। एक कर्मचारी को 25,000 रुपया झाड़ू निकालने वाले को मिलता है, एक चपरासी को मिलता है 25,000 रुपया, और दूसरी तरफ जहां पर निजीकरण है वहां उसी चपरासी को 5,000 रुपये मिलते हैं। वहां 5,000 रुपये मिलेंगे। 5,000 रुपये पाने वाला क्या मार्केट में आकर के और खरीदारी कर पाएगा? उसका जो मार्केट में फ्लो होगा वो 5,000 के दृष्टि से ही तो होगा, तुलनात्मक रूप से। कहां 25,000 एक कर्मचारी वो मार्केट के अंदर रोटेशन कर रहा है खरीदारी करके, और एक 5,000 का कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने व्यापारी हैं, जितने हमारे दुकानदार भाई हैं, उनके हित भी इससे बहुत बुरी तरह से निजीकरण से प्रभावित होने वाले हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो साथियों, ये सारी स्थितियां देख करके, ये सारी परिस्थितियां देखते हुए हम रेल के कर्मचारी के हित इससे प्रभावित होंगे, नो डाउट एट ऑल। लेकिन वो समय लगेगा, थोड़ा सा रास्ता, थोड़ा सा समय उनके लिए आएगा, और वो उनको भी कोई न कोई ऐसी नीति बना करके, गोल्डन हैंडशेक या ऐसा कोई बना करके फोर्सली रिटायर करके घर बिठा दिया जाएगा, और वही 5,000 रुपए का एक कर्मचारी रख दिया जाएगा जो निजीकरण के ये सारे काम को निपटाने का काम करेगा, और कोई किसी तरह की इस प्रकार की जो है सरकारी व्यवस्था रहेगी नहीं, सारा ध्वस्त होने का काम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति ये भारत सरकार करने जा रही है, जो जनता का पैसा लगाया हुआ है, जनता के पैसे से सारा सब कुछ बनाया हुआ है, जनता के एसेट्स हैं, उनको इस प्रकार से निजी हाथों में देने का एक रास्ता साफ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसका पूरा खामियाजा पूरे देश को भुगतना होगा, जनता को भुगतना होगा, कर्मचारियों को भुगतना होगा, व्यापारियों को भुगतना होगा। समाज के अंदर कोई भी तबका इससे प्रभावित हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे अपील करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि सबको एक साथ होकर इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए। भारतीय रेलवे के निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के हमें जन आंदोलन बनाना होगा, और जन आंदोलन बनाकर इस देश के तमाम युवा शक्ति, युवा तरुणाई, विद्यार्थी, छात्राएं, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, जनता, अनुसूचित जाति, जनजाति, हमारे तमाम अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी, ये सब साथी एक समाज के एक होकर के और एक आवाज बुलंद करके इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो विश्व के अंदर सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है, सबसे सुरक्षित, सबसे संरक्षित और आरामदायक ट्रांसपोर्ट है, इस ट्रांसपोर्ट को सरकारी विभाग में रहना चाहिए। इसका निजीकरण किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ऐसा जन आंदोलन बना करके और इसकी सुरक्षा करने का काम हम आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर के करना होगा। और इस केंद्र सरकार को हम निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करिए, पुनर्विचार करिए। हाँ, इसके कई तरीके हैं। 1 रुपया किराया अगर कोई बढ़ाता है, 1 रुपया, पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। 1 रुपया हम टिकट का नहीं बढ़ा सकते। पूरे देश में अगर 1 रुपया टिकट का बढ़ा दिया तो दूसरे दिन पूरे अखबार उसकी निंदा से भरे होते हैं। यह हमारा अनुभव रहा है, निंदा से भरे होते हैं। जहां ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 रुपया किराया बढ़ाने पर बवाल मच जाता है, वहां निजी हाथों में सौंपकर और उनको किराए निर्धारण करने की खुली छूट दी जा रही है। अधिकतम कोई किराया निर्धारित नहीं किया जा रहा
खुली छूट दी जा रही है। और कोई भी अथॉरिटी, ये भी साथ में प्रस्ताव दिया जा रहा है कि कोई भी न्यायालय आप कितना भी अधिकतम सीमा रखें किराए की, किसी भी न्यायालय में, ट्रिब्यूनल में या किसी भी न्यायालय के अंदर उसको चुनौती कोई आम जनता या नागरिक या कोई यात्री दे नहीं सकता, कोई कस्टमर दे नहीं सकता। यह भी प्रावधान साथ के साथ किया जा रहा है। तो ये हमारे लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? इसी प्रकार से ये सब चलने का काम होगा? ये हम सबको एक विचार करना है और एक मुहिम बनानी होगी, जन आंदोलन बनाना होगा। और जन आंदोलन बना करके इस उद्योग की, जो इतना बड़ा उद्योग है, जो इतना सस्ता, सुरक्षित और संरक्षित उद्योग है, इस उद्योग की रक्षा करने का जो उद्योग की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो आप और हम सब की है, इस देश के प्रत्येक नागरिक की है। इसको हम इसी रूप से बनाए रखें और इसी तरह से सुंदर, सस्ती और सुरक्षित और संरक्षित आरामदायक यात्रा करते रहें, आरामदायक जो है सुविधाओं का लाभ लेते रहें, तो हम आगे बढ़कर के चले जाएंगे। जहां जहां रेलवे स्टेशन आज भी पीपीपी मोड के नाम पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर निजी हाथों में दिए हैं। भोपाल का हबीबगंज का स्टेशन आप ले लीजिए, निजी हाथों में सबसे पहले हबीबगंज का स्टेशन दिया। आज क्या हालात है? एक साइकिल स्टेशन पे पार्किंग करने के लिए 5 रुपये लगता था, 5 रुपया लगता था एक दिन का, 12 घंटे का पार्किंग करने का, टू व्हीलर्स का। और आज निजी हाथों में सौंपते ही 450 रुपया लगता है। 100 रुपया एक दिन का लगता है, 100 रुपया एक दिन का पार्किंग। और 4 व्हीलर गलती से ले आया, 4 व्हीलर गलती से रेलवे में पार्किंग कर दी हबीबगंज के स्टेशन पे, तो उसको सीधा 400-500 का जो है जेब से ढीली करनी पड़ेगी। ये स्थितियां आज निजी हाथों में जो स्टेशन सौंपे हैं उनकी हो गई। यही नहीं, कोई भी ट्रेन में यात्री टिकट लेकर के आएगा और ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई तो यात्री प्रतीक्षालय है। कोई यात्री उतरा और उसको सुबह उतर करके शाम को वापस ट्रेन से जाना है तो यात्री प्रतीक्षालय में वो अपना सामान रख करके फ्रेश होकर हाथ मुंह धो करके और वो अपना काम निपटा सकता था। उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता था। निःशुल्क यात्री प्रतीक्षालय में सुविधाएं उपलब्ध थी, वहां आराम से बैठ सकता था। आरामदायक, सुविधाजनक पूरी सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई हुई है। हबीबगंज स्टेशन पर आप चले जाइए, अगर कोई यात्री प्रतीक्षालय में जाएगा तो उसका अलग शुल्क निर्धारित किया है, 50 रुपए 100 रुपए अलग से देने होंगे वहां। ये सब निजीकरण के प्रभाव हैं जो आम जनता को झेलने पड़ेंगे और आप लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, हर चीज, कहीं भी उदाहरण ले लीजिए आप, वहां आपको थूकने का भी पैसा लगेगा, वहां आपको चलने का भी पैसा लगेगा, वहां आपको सामान इतने के नग ले जाने का भी अलग से शुल्क लगेगा, वहां पर किसी भी तरह की कोई ट्रॉली या कुछ लेने का उसका भी आपको शुल्क लगेगा। ये सब निजीकरण के दुष्प्रभाव और ये सब चीजें जानते हुए भी यदि सरकार ये फैसला लेती है तो इससे ज्यादा और कोई दुर्गति हमारी हो नहीं सकती, इससे ज्यादा और कोई बुरा हमारा हो नहीं सकता। इन तमाम चीजों को लेकर साथियों, हमें अपने आप को इस सक्षम बना करके और इसको एक जन आंदोलन बना करके भारत सरकार से हमें गुहार करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए और हम सबको मिलकर के इस देश की लाइफलाइन, इस देश की जीवन रेखा जो कहलाती है, उस जीवन रेखा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाए रखने में आप और हम सब मिलकर के और एक आंदोलन को मजबूत बनाए और इसको मजबूत बना करके सरकार के हाथों में ये चले ताकि इसका लाभ आम जनता भी ले सके और हम तमाम लोग इसमें यात्रा करके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। भारतीय रेलवे एक ऐसी रेलवे है जिसको लाइफलाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे करोड़ों लोगों का जीवन यापन होता है, एक का नहीं होता, करोड़ों लोगों का जीवन यापन होता है। आप ये देखिए, हम देखते हैं हमारे रोड साइड स्टेशन पे गर्मी में गेहूं काटने के लिए लेबर आती है, उसको कहीं आश्रय नहीं मिलता, वो प्लेटफॉर्म को अपना आश्रय बनाती है और वहां अपना पूरा जीवन या वो जो है विश्राम करती है उनका लेकर के, क्योंकि सबसे सुरक्षित स्थान है वो, उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है।
वहां पर पानी मिलेगा, उसका उपयोग ये वो सारा सब कुछ एंजॉय करने का। हजारों जिंदगियां, हजारों परिवार भारतीय रेलवे से पलने का काम करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हजारों लाखों परिवार भारतीय रेलवे से जो है बढ़ने का काम करते हैं, पलने का काम करते हैं। बहुतों की तो इसी से ही जीवन शुरू होता है और वहीं अंत होता है, इसी से उनका शुरुआत होती है। तो साथियों, ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था, और इन सब के जो इल इफेक्ट्स हैं वो हमारे आने वाले हैं। और ये इल इफेक्ट्स, ये बीमारी ऐसी आएगी कि ये कोरोना से भी ज्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। इसलिए कोरोना में तो यह है कि हम सावधानी रखेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन इस निजीकरण के, भारतीय रेलवे के निजीकरण, ये कोरोना से भी बहुत घातक बीमारी है, बहुत पेंडेमिक है। और इसको यदि आम जनता अभी से ही भारत सरकार से अपील करके, जन आंदोलन बना करके यदि इससे मुक्ति नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से इसके जो इल इफेक्ट्स हैं, इसके जो बुरे प्रभाव हैं, वो हमारी जनता को, आने वाली पीढ़ियों को इतने भुगतने पड़ेंगे कि वो आने वाली पीढ़ियां भी गाली देंगी कि हमारे पूर्वज कैसे थे जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए भी, और वो मूक दर्शक बने रहे और इसको मूवमेंट को सरकार को रोक नहीं पाए, और सरकार को रोक नहीं पा करके और इतना बड़ा ये हम पर जो है इस प्रकार का एक बोझ डाल करके गए हैं जिसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। तो मैं यही कह करके आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश का, आम समाज का, युवा, विद्यार्थी, छात्राएं, महिलाएं, हमारे पिछड़े वर्ग का पूरा समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस देश के बिलो पॉवर्टी लाइन, अबोव पॉवर्टी लाइन, सारे लोग मिलकर के, व्यापारी, इस देश उपयोग करने वाले तमाम कंज्यूमर्स, ये सब साथी एक मिलकर के और इस मूवमेंट को बनाए और बना करके भारत सरकार पे दबाव बनाए कि भारतीय रेलवे का निजीकरण जनता के हित में नहीं है, और भारत सरकार इस भारतीय रेलवे को निजीकरण की जिद छोड़ने का काम करे। इसी के लिए हम आगामी 9 अगस्त 2020 का एक अपने आप 9 अगस्त का अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक महत्व है। जब हमारा देश गुलाम था तो 9 अगस्त के दिन हमारे तमाम स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए बाद में, उन तमाम साथियों ने यह संकल्प लिया था, 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया था, और यह संकल्प लिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उनको कफन बांध के सड़क पे उतर गए थे, कफन बांध के सड़क पे उतर गए थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, ये संकल्प लेकर के और देश को आजाद कराने के लिए वो जो है कफन बांध के सड़कों पर निकल पड़े थे। और वही उनका जुनून था कि उसने आजादी दिलाने का काम किया। आज उसी दिन को सारे केंद्रीय श्रम संगठनों ने, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने यह तय किया है, निर्णय किया है कि आगामी 9 अगस्त को हम इस रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ हम आम जनता से अपील करेंगे, आम विद्यार्थियों से अपील करेंगे, आम जनता के तमाम सभी वर्गों से, सभी समूहों से अपील करेंगे कि आप हमारे इस मुहिम में, इस आंदोलन में अपना एक आहुति दे करके और हमारी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। और सरकार से भी हम ये अपील करेंगे कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और इस रेलवे को सरकारी उपक्रम बना के रखे, किसी कीमत में निजी हाथों में नहीं दे। ये हमारा एक संकल्प है और इस संकल्प को हम हर हालत में जो है लेकर के रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी, कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम इसको जन आंदोलन बना करके किसी कीमत पे भारतीय रेलवे को, जो इस देश की जीवन रेखा है, जो इस देश की लाइफ लाइन है, उसको किसी कीमत पर हम प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। इस संकल्प के साथ मैं आप तमाम साथियों से, तमाम समाज के हर समूह से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आंदोलन में, इस निजीकरण के खिलाफ आंदोलन में, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन में, इसमें शामिल होकर, शरीक होकर के एक आहुति देने का काम करें और इस सरकार को
बिल्कुल इस बात के लिए विवश करने का काम करें, सोचने पे मजबूर करने का काम करें कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये देश के किसी भी उसमें हित में नहीं है, न देश के हित में, न जनता के हित में, न रेलवे के हित में, न कर्मचारियों के हित में, न विद्यार्थियों के हित में, किसी भी समाज के किसी भी समूह के हित में नहीं। इसलिए इस एक्शन को जिद छोड़े केंद्र सरकार, जिद करना छोड़े और इसको सरकारी उपक्रम बना के रखे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने जो इस आंदोलन में शरीक होने का आह्वान किया है, मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस मूवमेंट को हम सब मिलकर के सफलता की ओर ले जाएंगे और हम किसी कीमत पर भारतीय रेलवे के निजीकरण को नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत, WCRU जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद, आम जनता जिंदाबाद, हमारा जन आंदोलन जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच।